ओबीएस साउंड वाउंड, अच्छा साउंड यहाँ चली रही है, फिर भी कमेंट्स वो भी साइड में कर दो दोनों। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ओबीएस साउंड वाउंड, अच्छा साउंड यहाँ चली रही है, फिर भी कमेंट्स वो भी साइड में कर दो दोनों। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फंसा शानदार जानदार एकदम झकास। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? तो भैया कल आप लोगों की कुछ समस्याएं थी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि रेगुलर बेसिस में हम क्या करेंगे, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। लास्ट के 2 मिनट में आप लोग अपनी समस्याएं भेजेंगे, फिर हम उसको नोट करेंगे और अपनी टेक्निकल टीम से उन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आपको रेगुलर बेसिस पे यही काम करना है। बीच क्लास में अपनी दिक्कतें नहीं बतानी है, बीच क्लास में अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी है। आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम आप लास्ट में ही शेयर करोगे। तो कल बच्चों का डाउट था कि हिस्ट्री की हिंदी में टाइपिंग नहीं हो रही है, तो बेटा हिस्ट्री हिंदी में टाइपिंग होगी, है ना। और बच्चों का डाउट था कि पहले सिलेबस कंप्लीट करें या क्वेश्चंस की स्पीड इंक्रीज करने में समय दें। तो बाबू मैं आप लोगों को एक चीज बता दूंगा कि क्लास में जब आप लोगों को ना सिखाया जा रहा होता है ना, जब आपको क्लास में टॉपिक कर दिया अपडेट नीचे, हाँ, जब आपको क्लास में रैंकिंग, जब हम आप लोगों को ना क्लास में सिखाते हैं, तब आप लोगों को ना स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, तब आपको सीखने पे ध्यान देना है। जब भी टीचर आपको सिखाए तो हमेशा स्पीड पे ध्यान मत दो कि क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व हो रहा है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इतना समझ आना चाहिए। स्पीड मैटर करती है, जब हम बाद में अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते हैं तब हम स्पीड पे फोकस रखते हैं। अगला डाउट था ज्योग्राफी की क्लासेस को लेकर, तो विवेक सर से हमारी बात हो गई है, ज्योग्राफी की क्लास आपकी होंगी कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर वो नोट्स में आप लोग कह रहे थे पार्ट्स आने के लिए, वो अभी तक आए नहीं। तो बेटा हमारी एप्लीकेशन का जो अपडेट वर्जन है वो 3 से 4 दिन में आने वाला है, और 3 से 4 दिन में जैसे ही हमारी एप्लीकेशन का अपडेट आ जाएगा तो नोट्स में पार्ट्स डिवाइड हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आप लोगों को ना क्लास टेस्ट मिल जाएंगे। हर क्लास के बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप टेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आज आपको कुछ भी पढ़ाया, तो आज की क्लास से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन का टेस्ट आपको हर क्लास के बाद मिलेगा। तो क्लास टेस्ट भी हमारे एप्लीकेशन में स्टार्ट होने वाले हैं, एप्लीकेशन का अपडेटेड वर्जन आते ही बस 3-4 दिन में वो वर्जन आ जाएगा। पीसी इंटरफेस में वीओडी चल नहीं रही है, डाउनलोड करने के बाद तो वो सारी दिक्कतें बेटा रिजॉल्व हो जाएंगी एप्लीकेशन से रिलेटेड 3 से 4 दिन में, है ना। अनीश मोहम्मद हाथ जोड़ रहे थे, भैया हम भी आपके हाथ जोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना अनीश मोहम्मद। और देखो जो प्रथम बैचेस हैं हमारे, उसमें हिंदी की क्लास तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कंप्यूटर की क्लास आपको जरूर मिलेगी प्रथम में, है ना। प्रथम में आपको कंप्यूटर की क्लास जरूर मिलेगी। जीके जीएस की पीएनजी डेली अपलोड होंगी, रिवीजन आप रेगुलर करो सैटरडे संडे में, ठीक है। हाँ जी, डाउनलोड वीडियो प्ले नहीं हो रही तो वो बहुत जल्दी प्ले हो जाएंगी आपकी 2 से 4 दिन में। तो भैया कल की ये सारी समस्याएं थी जिनके लगभग हमने सारे समाधान कर दिए। बस एप्लीकेशन का अपडेट वर्जन आते ही 4 से 5 दिन में तो आपको सेक्शनल वाइज एप्लीकेशन पे ही टेस्ट मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे लाइव टेस्ट आप दे सकोगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज की जो वीडियोस प्ले, डाउनलोडिंग वीडियो में दिक्कत हो रही है प्ले करने में, वो भी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। तो कंप्यूटर की क्लास भी आपको प्रथम बैचेस में डल जाएंगी, चिंता मत करिए, ठीक है जी। तो सारी चीजें अपडेट होने के बाद होंगी 4 से 5 दिन में, जब एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी उसके बाद। अब भी आपकी जो समस्याएं हैं, अब वो आपको समस्याएं भेजनी है जब क्लास खत्म होगी आखिरी के लास्ट 2 मिनट्स के अंदर, उससे पहले आप अपनी कोई समस्या ना भेजें, ठीक है। लास्ट 2 मिनट्स में अपनी समस्या भेजेंगे, अभी कोई समस्या आपकी नहीं सुनी जाएगी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था आज नया दिन, नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ करेंगे। कल हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था डेट वॉज इनइक्वलिटी, असमानताएं, क्योंकि इनइक्वलिटी के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रेगुलर पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले इनइक्वलिटी को निपटा दिया, क्योंकि रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं इनइक्वलिटी से रिलेटेड, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, आज 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 जो हम टॉपिक करेंगे, आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज रैंकिंग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रैंकिंग। और रैंकिंग भी एक ऐसा चैप्टर है जो यूपीएससी एग्जाम की बात करो
या एसएससी एग्जाम की बात करो, या रेलवे की, या टीचिंग, या डिफेंस, या पुलिस, या फिर बैंकिंग, या फिर है ना कोई भी एग्जाम हो XYZ, रैंकिंग के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एसएससी के सारे एग्जाम्स में, रेलवे के सारे एग्जाम्स में, टीचिंग में भी, समझ रहे हो, यूपीएससी में भी, हर एग्जाम में रैंकिंग आ रहा है। तो इसीलिए अब हम रैंकिंग को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रैंकिंग यानी कि क्रम व्यवस्था। अच्छा, ये जो रैंकिंग चैप्टर है ये सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अलग चैप्टर है। ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर नहीं है, वो चैप्टर भी एक अलग चैप्टर है। तो सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये दोनों अलग चैप्टर है, और रैंकिंग हमारा बिल्कुल अलग चैप्टर है ना। रैंकिंग हमारा बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, रैंकिंग चैप्टर में दो टाइप की रैंकिंग हमारी होती है एग्जाम में। वो कौन कौन सी टाइप होती है? हमारी दो टाइप की रैंकिंग हमारी एग्जाम में होती है। एक तो होती है बाबू हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, और एक होती है हमारी वर्टिकल रैंकिंग। एक रैंकिंग होती है हमारी वर्टिकल रैंकिंग। एक तो होती है हमारी क्षैतिज पंक्ति, क्षैतिज, और एक होती है हमारी लंबवत। एक होती है हमारी लंबवत। हॉरिजॉन्टल मतलब जहां पर दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो होता है लेफ्ट और एक वर्ड यूज होता है राइट। हॉरिजॉन्टल बोले तो जहां पर लेफ्ट राइट वर्ड का यूज होता है। वर्टिकल रैंकिंग बोले लंबवत, जहां पर टॉप बॉटम वर्ड का यूज किया जाता है। लंबवत बोले तो जहां पर टॉप बॉटम वर्ड का यूज किया जाता है। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग मतलब जहां पे बायां और दायां है, जहां पे बायां और दायां है। और वर्टिकल मतलब जहां पर हम बोलते हैं ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान, ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान। हमारी दो टाइप, देखो दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है बिल्कुल। आप लेफ्ट राइट बोलो, है ना, आप लेफ्ट राइट बोलो, आप क्या कहते हैं, आप लेफ्ट राइट बोलो, आप टॉप बॉटम बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है। आप बाया दाया बोलो या आप ऊपर नीचे बोलो, दोनों का कंसेप्ट एक ही है। बिल्कुल कहने का तरीका अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक ही है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक ही है। ठीक है, लेफ्ट राइट का हो या टॉप बॉटम का हो, बाया दाया का हो या ऊपर नीचे का हो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों का कंसेप्ट एक ही होता है। वो कहने का तरीका है, बस कहने का तरीका है। अच्छा, रैंकिंग चैप्टर में एक बेसिक फॉर्मूला है। हालांकि वो बेसिक फॉर्मूला हमारे हर प्रश्न का उत्तर नहीं देता, लेकिन चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वो बेसिक फॉर्मूला आखिर है क्या। जैसे कि मान लो ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है हमारी। अच्छा, इस पंक्ति में ये कोई एक व्यक्ति है, जैसे कमल व्यक्ति है। इस पंक्ति में ये कमल है, जो कि अब देखो किसी भी रो के जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होंगे वो हमारे अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड, जो हमारा राइट हैंड वो इसका राइट हैंड, जो हमारा लेफ्ट हैंड वो इसका लेफ्ट हैंड, जो हमारा राइट हैंड वो इसका राइट हैंड, जो हमारा बाया वो इसका बाया, और जो हमारा दाया वो इसका दाया, पंक्ति का। ठीक है, तो ये जो कमल है पंक्ति में बाईं ओर से 10वें स्थान पर है जब काउंटिंग हुई, और जब मैंने कमल को काउंट किया तो ये दाईं ओर से 11वां काउंट हुआ। जब मैंने कमल को काउंट किया तो ये दाईं ओर से 11वां काउंट हुआ, है ना। ये बाईं ओर से 10वां है, ये दाईं ओर से 11वां है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कुल कितने व्यक्ति हैं इस पंक्ति में? इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पर जब कमल को आपने बाईं ओर से काउंट किया तो ये 10वां था, और यही कमल दाईं ओर से 11वां था। लेकिन कमल की जो काउंटिंग है वो 2 बार हो रही है। कमल 2 बार काउंट हो रहा है, वो बाएं से भी काउंट हो रहा है, वो दाएं से भी काउंट हो रहा है। इसीलिए माइनस हमें एक करना पड़ेगा, और यही रैंकिंग का फॉर्मूला बन के निकल कर आया। क्या निकल कर आया बेटा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं हमारे। अगर आपको पर्सन की लेफ्ट हैंड से रैंक पता है और उसी पर्सन की अगर आपको राइट हैंड से रैंक पता है, तो आप दोनों रैंक को ऐड कर दो, लेफ्ट प्लस राइट, और माइनस कर दो 1। यही हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, है ना। हाँ जी, अगर मान लो किसी पर्सन की रैंक आपको राइट हैंड से पहले से पता है लेकिन लेफ्ट हैंड से निकालनी है, अगर किसी पर्सन की रैंक आपको लेफ्ट हैंड से निकालनी है, आपको राइट हैंड से रैंक पता है, तो बेटा लेफ्ट हैंड से रैंक क्या निकलेगी? टोटल -1 जब इधर जाएगा तो टोटल +1 हो जाएगा, -1 जब इधर जाएगा तो टोटल +1 हो गया, और माइनस का राइट। आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में याद होगा कि मैं आपको समझा रहा था कि जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं।
27 में से घटाते थे ना 26 लेटर होते थे, 13 लेटर होते थे तो 14 में से घटाते थे। अब आपको समझ आ गया कि एक ज्यादा में से क्यों घटाते हैं? पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए। यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना है। राइट वाली पोजीशन कैसे निकालेंगे? टोटल प्लस 1 माइनस का लेफ्ट होगा, है ना। टोटल प्लस 1 माइनस का लेफ्ट होगा। तो बेटा ये टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकालने की ट्रिक है और ये पोजीशन इंटरचेंज करने की ट्रिक है, ठीक है। अच्छा, इन्हीं फॉर्मूलों को अगर मैं वर्टिकल रैंकिंग की फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा? वर्टिकल रैंकिंग में टोटल नंबर ऑफ पर्संस क्या होंगे? टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1, यानी कि ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, इसके बाद एक घटा दो। और वर्टिकल रैंकिंग में पोजीशन इंटरचेंज कैसे करेंगे? सर वही बात है, टोटल में एक जोड़ के माइनस बॉटम, और बॉटम से अगर आपको पोजीशन निकालनी है तो टोटल में एक जोड़ के माइनस का टॉप। फॉर्मूला सेम है, चाहे वर्टिकल फॉर्मूला, चाहे वर्टिकल रैंकिंग के लिए देखो चाहे हॉरिजॉन्टल रैंकिंग के लिए देखो, है ना। जल्दी से बेटा, अल्फाबेटिकल सीरीज का प्रैक्टिस सेट बेटा अपडेट हो चुका है। उसमें पीवाई की प्रैक्टिस सेट की जरूरत नहीं है हमें। जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स आप भेजा करो बेटा आफ्टर क्लास लास्ट 2 मिनट्स में। जल्दी से बताओ। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ जी जल्दी से बताओ। कमेंट सबके आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को डाउट रह रहा है सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा, मेरा कमेंट नहीं। अरे सबके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे भाई। आपके कमेंट्स तो छोड़ो, आपका चेहरा भी मेरे को दिखाई दे रहा है साफ साफ। वर्टिकल एक बार और समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट राइट है, वहां पे टॉप बॉटम है। जैसे मान लो एक पंक्ति है, उस पंक्ति में किसी व्यक्ति का स्थान दिया हुआ है। जैसे ये ऊपर से स्थान है 10वां और ये नीचे से स्थान है 11वां। ये है जया, ठीक है। ये ऊपर से स्थान है फ्रॉम टॉप और ये हो गया बॉटम। ऊपर से 10वां है, नीचे से 11वीं है। ऊपर से 10वीं है, नीचे से 11वीं। तो बेटा कुल कितने व्यक्ति होंगे? सर 10 और 11 21 माइनस का 1 20, क्योंकि जया 2 बार काउंट हो रही है। तो भाई टॉप से पोजीशन आपको पता है, प्लस बॉटम से पोजीशन पता है, दोनों को ऐड कर दो और माइनस का 1 कर दो, और माइनस का क्या कर दो? माइनस का 1 कर दो। तो तुम हॉरिजॉन्टल रैंकिंग बोलो या तुम वर्टिकल रैंकिंग बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, कोई अंतर नहीं है बेटा, दोनों का कॉन्सेप्ट एक, कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। चलिए देखते हैं ये जो बेसिक फॉर्मूलाज है, ये बेसिक फॉर्मूलाज हमारे कितने प्रश्नों का उत्तर देने में सफल रहेंगे। हमें ये भी तो जानना है कि भैया इन बेसिक फॉर्मूलों से हम कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, या उत्तर दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते। भाई हमें पता होना चाहिए कि 2 4 5 क्वेश्चन हम इन फॉर्मूलों से सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हैं? जरा देखना, क्या 2 4 5 क्वेश्चन इन फॉर्मूलों का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं? जरा चेक करके देखो, चेक करके देखो क्या 2 4 5 क्वेश्चन हम इन फॉर्मूलों का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं? नन ऑफ दीज एंड नन फॉलोज में डिफरेंस क्या है मेरे बच्चे, मेरे भाई? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? मान लो आप 21 ईयर्स ओल्ड हो, आपकी जो एज है वो कैलकुलेट हुई है 21 ईयर्स, एंड देयर आर सम ऑप्शंस 18 years, 19 years, 20 years, या none of these, none of these, ठीक है। आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सर डेफिनेटली यहाँ पर जो हम ऑप्शन चूज करेंगे, है ना, है ना, डेफिनेटली जो हम यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे वो नन ऑफ दीज चूज करेंगे, कि जो हमारा आंसर है वो हमें कहीं भी दिख नहीं रहा, तो हम नन ऑफ दीज यूज करेंगे या नन ऑफ द एबव यूज करेंगे। नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव वर्ड भी यहाँ पर यूज होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से
उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि जो आंसर निकला है वो ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा। नन फॉलोज का मतलब होता है कि जो भी निष्कर्ष है वो सारे गलत है तुम्हारे। जैसे कि है ना, कोई भी मान लो दोनों कंक्लूजन गलत है, तो हम आंसर देते हैं ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, नन या नन ऑफ दीज। तो यहां पर जो ऑप्शन यूज होगा वो यूज होगा नन फॉलोज। दो निष्कर्ष है, दोनों गलत है ना। अगर ये समझ आ गया में भेजना है आपको, तभी अगले दिन वो प्रॉब्लम सारी आपकी दूर हो पाएंगी। अगर आप क्लास के बीच में अपने, है ना, मैंने आपको बताया है उस प्रॉब्लम को क्लास के आखिरी के 2 मिनट में भेजना है आपको, तभी अगले दिन वो प्रॉब्लम सारी आपकी दूर हो पाएंगी। अगर आप क्लास के बीच में अपने डाउट्स और प्रॉब्लम्स भेजोगे तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि लाखों कमेंट्स में नहीं पढ़ सकता लाइव क्लास में, बट हाँ आफ्टर क्लास में आपके फिल्टर कर सकता हूँ आपके डाउट्स को। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा विदाउट पेन एंड पेपर है ना, पेन पेपर की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 18वें स्थान पर है और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 18वां है और दाईं ओर से 17वां है। मोहन की जो पोजीशन है वो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ से पता है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल व्यक्ति बेटा टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर हमें दोनों तरफ से रैंक पता है तो दोनों तरफ की रैंक को जोड़ दो, लेफ्ट प्लस राइट, और एक घटा दो। भाई 18 और 17 कितना हो गया? 35। 35 में से एक घटा दो यानी कि 34, है ना। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अच्छा, एक पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं, मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? पोजीशन इंटरचेंज करने की ट्रिक क्या बताइए? एक ज्यादा में से घटाओ। कुल व्यक्ति 50 है तो, लेकिन हम घटाएंगे 51 में से। 51 में से क्या घटाएंगे? 51 में से 20 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकलते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करके। पोजीशन इंटरचेंज होती है टोटल प्लस 1 में से घटाकर। मैं उम्मीद कर सकता हूं दोनों क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर हर बच्चे के ठीक होंगे, किसी भी बच्चे को 0.1% भी दिक्कत नहीं होगी। बताओ 0.1% भी दिक्कत है? दिक्कत ही नहीं है। अब आ जाओ आप इस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर देना है आपको। एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है तो वह बाएं छोर से किस स्थान पर होगा? हाँ जी, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, है ना, कुल 40 व्यक्ति है। दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है तो बाएं छोर से क्या होगा? तो भैया पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल में से नहीं घटाना है, एक ज्यादा में से घटाना है। एक ज्यादा में से क्या घटाना है? 18 घटाना है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो पहले जो left is equal to तीन क्वेश्चन है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं हर बच्चे ने विदाउट पेन एंड पेपर किए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक कमाल की बात बताऊं, आपको सुन के हैरानी होगी। एक बच्चा कह रहा है 51 कैसे आ गया? अरे मेरे भाई, आपने लेट क्लास ज्वाइन करी है ना। अगर आपने लेट क्लास ज्वाइन करी है तो प्लीज बेटा थोड़ा सा तो रेस्पेक्ट आपको मेरी और अपनी होनी चाहिए, है? थोड़ी सी तो आपके, है ना, नजरों में शर्म होनी चाहिए कि सर से मैं क्या पूछ रहा हूँ, 51 कैसे आ गया? लेट क्लास ज्वाइन करिए फिर कह रहे हो 51 कैसे आ गया? अभी ये समझाया नहीं था बेसिक फॉर्मूला कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। माइनस 1 इसलिए होता है क्योंकि ये पर्सन बेटा 2 बार काउंट हो रहा है, ये लेफ्ट से भी काउंट हो रहा है, राइट से भी काउंट हो रहा है। यहीं से अगर मैं पोजीशन इंटरचेंज करता हूं, मुझे राइट हैंड की डिस्टेंस पता है, लेफ्ट हैंड से कैलकुलेट करनी है, तो -1 जब इधर जाएगा तो टोटल +1 हो जाएगा, और राइट इधर जाएगा तो माइनस का राइट। यानी कि पोजीशन जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो टोटल +1 में से घटाते हैं हमेशा। पोजीशन जब इंटरचेंज करते हैं तो हम हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में मैंने आपको यही चीज समझाई थी
कि 26 की जगह 27 में से घटाते थे टोटल +1। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल +1 में से घटाओ, वरना टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट करके माइनस का 1 कर दो। तो इसीलिए पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 50 की जगह 51 में से घटा रहा है। टोटल 50 थे, टोटल 40 है, 40 की जगह 41 में से घटा रहा है, तब जाके पोजीशन इंटरचेंज होती है। ठीक है, अब आपको पहले 3 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक कमाल की बात बता दूं, हालांकि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, मैं कमाल की बात बता दूं। अगर मैं पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड निकालूं, भाई 2011 से मैंने सारे एग्जाम्स देखे हैं, 2011 से, है ना। देखो हमने पढ़ाना शुरू किया था 2013 में, ठीक है, 2013 से हमने पढ़ाना शुरू किया है, और 2013 से पहले पढ़ाने से पहले मैंने 2013 के सारे 2012 के सारे एग्जाम्स देखे थे जितने भी थे, 2011 के सारे एग्जाम्स देखे थे, 2010 के भी देखे थे, है ना। 2000, हालांकि उन एग्जाम्स का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका था। तो कहने का मतलब है, अगर मैं पिछले कई सालों की बात करता हूं, आज तक 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर मैं बात करता हूं रैंकिंग की, तो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। मैं सारे एग्जाम्स की बात करता हूं, ऑल एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, ठीक है, आईएएस का, सी सेट का, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, कोई भी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस का कोई पेपर हो, ठीक है, तो मैं आप लोगों को, चाहे वो स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, रैंकिंग के जो पहले 3 क्वेश्चन करे ना, यही पहले 3 क्वेश्चन बेटा 99% रिपीट होते हैं। यही पहले 3 क्वेश्चन 99% रिपीट होते हैं दुनिया भर के हर एग्जाम में। पता नहीं क्या दिक्कत है रैंकिंग चैप्टर में कि ये जो पहले 3 क्वेश्चन है, यही 3 क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। पहले 3 क्वेश्चन, अभी सीजीएल मेंस का भी दिखा दूंगा मैं, सीजीएल मेंस में भी एज इट इज यही क्वेश्चन आया। तो अब पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, सिर्फ पहले 3 क्वेश्चन कौन से, कि कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी, दोनों तरफ की रैंक को जोड़ के घटा दो, पोजीशन इंटरचेंज कैसे होगी, टोटल +1 में से घटा दो, बस बात खत्म। यही 3 क्वेश्चन है। लेकिन अब तुम सोचो कि सर चैप्टर खत्म, तो ऐसा नहीं है। अगर तुम सोचो कि सर क्या चैप्टर खत्म, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चैप्टर तो अब शुरू हुआ है, चैप्टर तो शुरू हुआ है, क्योंकि एक्चुअल जो चैप्टर है वो यहां से है। रैंकिंग जो चैप्टर है ना, वो बेसिकली बेटा यहां से है, यहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत होगी। और जब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो ये जो बेसिक फॉर्मूला हमने सीखा है ना, इन बेसिक फॉर्मूलों का कोई लेना देना नहीं है ना, लेना देना है, लेकिन अब हम वो बेसिक फॉर्मूले डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो बेटा अब रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन, अगर पहले 3 क्वेश्चन को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैं आपको एक सिंगल अप्रोच बताऊंगा, उससे आप दुनिया भर के कोई भी रैंकिंग का क्वेश्चन बना सकते हो। पहले 3 क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर हो गए, उसकी तो टेंशन ही मत लो। चौथे क्वेश्चन से सर हमें पता कैसे चलता है, देखो जब हमारे क्वेश्चन में मल्टीपल पर्संस का यूज हो जाए, जब हमें एक ही व्यक्ति की रैंक दोनों साइड से ना पता हो, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, इन अ रो रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, देखो अमित भी आ गया दाईं ओर से 16, दीपक इज 4th टू द राइट, और दीपक भी है इस पंक्ति में, बहुत बढ़िया। इस पंक्ति में 3 लोग बैठे हैं, रवि बैठा है, अमित बैठा है, दीपक बैठा है। तो जब मोर देन 1 पर्सन का जिक्र होगा, तब वहां पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला वाली ट्रिक यूज नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, है ना, अब आप यहाँ पे क्या मेथड यूज करोगे, जरा ध्यान से सुनना समझना। पहले हम बिल्कुल बेसिक मेथड से चलेंगे, है ना, ममास मेथड जिसको हम बोलते हैं, है ना, ममास मेथड, यानी कि जो मम्मी का मेथड है। फिर हम डैडीज मेथड यूज करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो पहले हम बिल्कुल बेसिक तरीके से चीजों को समझेंगे। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जा रहा है, वैसे वैसे आप लोगों को बैठाते चले जाओ, है ना। जो कह रहा है लेफ्ट हैंड से बैठाना है, तो लेफ्ट हैंड से बैठा लो, रवि है साहब, ये रवि है, ये कह रहा है, वैसे वैसे आप लोगों को बैठाते चले जाओ, है ना। जो कह रहा है लेफ्ट हैंड से बैठाना है, तो लेफ्ट हैंड से बैठा लो, रवि है साहब, ये रवि है, ये रवि है, रवि,
और ये बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो गए। ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया पंक्ति का, ये हमारा बायां छोर हो गया पंक्ति का। समझ रहे हो? रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। हमेशा याद रखना बेटा, ऐसे मत बैठाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर ये हो गया रवि। हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करते, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट के होते हैं, और ये चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये चैप्टर है रैंकिंग। सर इन दोनों चैप्टर में डिफरेंस क्या है? देखो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है ना, सीटिंग अरेंजमेंट में होता है 4 से 10 लोगों को एक पंक्ति में बैठाया जाता है, लेकिन वहां पर 4 से लेकर 10 व्यक्ति तक बैठाते हैं और सारे व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाता है। समझ रहे हो? जैसे अगर मान लो 10 व्यक्ति बैठाने पंक्ति में, तो 10 हमें पता होंगे, 10 के नाम हमें पता होंगे, है ना, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में। लेकिन रैंकिंग चैप्टर में क्या होता है? रैंकिंग में कई सारे लोग बैठे होते हैं एक पंक्ति में, लेकिन हर किसी का हमें नाम नहीं पता, सिर्फ 2-3 लोगों का नाम हमें पता होता है। तो ये रैंकिंग चैप्टर है, जहां पे हमें पर्सन की रैंकिंग दी जाती है। ठीक है। अच्छा सर, ये वाला मेथड यूज क्यों नहीं करना है, सीटिंग अरेंजमेंट में ही क्यों यूज करना है? वो इसीलिए सर, अगर ये 15 की जगह 150 होता तो तुम क्या करते? अगर मान लो तुमसे कह देते कि रवि पंक्ति में 150वें स्थान पर है, अगर रवि पंक्ति में 150वें स्थान पर है, तो क्या तुम 150 डंडे बनाते एग्जाम में? नहीं बनाते ना। तो ये वाला जो मेथड बच्चे आज तक यूज करते आए हैं, अब रैंकिंग में ये वाला मेथड यूज नहीं होगा, बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट के लिए है, रैंकिंग के लिए नहीं है। ठीक है। तो हमने एक दूरी से रवि को बैठा दिया बाईं ओर से 15। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, अमित दाईं ओर से 16वां है। तो बेटा दायां छोर किस साइड होगा? सर दायां छोर इस साइड होगा। यहां से जो अमित है ना, यहां से जो अमित है राइट एंड, यहां से जो अमित है वो 16वें स्थान पर है। अमित इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। रवि बाईं ओर से 15वां हो गया, अमित दाईं ओर से 16वां हो गया। किसी को कोई दिक्कत? सर मुझे एक दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि सर जब आप रवि को बाईं ओर से 15वां बैठा रहे थे तो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, आपने रवि को बाईं ओर से 15वां बैठा दिया, मैंने आपसे कुछ नहीं बोला। लेकिन सर जब आपने अमित को दाईं ओर से 16वां बैठाया तो मेरे को दिक्कत थी। दिक्कत ये है सर, आपको कैसे पता कि जो अमित है वो रवि के राइट हैंड पर है? क्वेश्चन में लिखा तो है नहीं कि अमित रवि के दाईं तरफ बैठा है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अमित है वो रवि के लेफ्ट हैंड साइड पे हो। भाई ये भी तो हो सकता है अमित रवि के लेफ्ट हैंड साइड पे हो और अमित दाईं ओर से कितने स्थान पर हो गया? अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। तो यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटीज ली जाएंगी, पॉसिबिलिटी समझ आ गई ना? 2 पॉसिबिलिटीज क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल बेसिक से समझो, स्पीड की चिंता मत करो। हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले से है। हाँ जी, तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार। हाँ जी, तो थोड़ा सा पेशेंस लगाओ, हौले हौले चीजों को सीखेंगे, आराम से चलेंगे। बिल्कुल। तो पहले तो ये समझो कि भैया 2 संभावनाएं क्यों बनी, बाईं ओर से 15, दाईं ओर से 16। 16वां अमित बेटा रवि के राइट में भी हो सकता था, लेफ्ट में भी हो सकता था। ठीक है जी।